has been completed. We should start it. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first of all, welcome to all participants in our special today webinar. That is, we are going to discuss today FCI silo warehouse tenders. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूरे भारत में एज ए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के नाते काम करती है वेयर हाउसिंग सेक्टर में, पर्टिकुलरली फॉर फूड ग्रेन स्टोरेज पर्पज से। साइलो वेयर हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे 2016 ऑनवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा फोकस कर रही है ताकि पूरे देश में जो ग्रेन का जो स्टोरेज लॉस होता है उसको प्रिवेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप की जाए, अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप की जाए। ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखते हुए जो गवर्नमेंट्स है वो साइलो वेयर हाउस पे कंसंट्रेट किया हुआ है। तो उसी डायरेक्शंस में अभी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने साइलो वेयर हाउस के लिए पूरे अपने इंडिया में 8 स्टेट में 18 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड किए हैं, जिसमें 66 लोकेशन कवर हैं। उन सभी के लिए अभी टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं। 21 जून 2023 उस टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो ये टेंडर कैसे भरा जाए, इसके ऊपर या इसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स इन्वेस्टर कम्युनिटी से आ रही थी कि सर हमें इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि ये टेंडर टेक्निकली बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उसी ऑब्जेक्ट को मीट आउट करने के लिए आज हम सभी जो इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको केआईपी के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि वी एट केआईपी वर्किंग एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट सिंस 2008 onward. We work particularly for the MSME units, warehousing and logistics, and agri-infra projects, so that we can assist our investor in taking right investment decisions with appropriate modelings, so that they can maximize their subsidy benefits and other eligible financial incentives and reduce their cost and maximize their profits. बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक्स है जिसपे बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो है लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से सब्सिडी लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हम केआईपी में 2008 से एक बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम करते हैं, जिसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो वेयर हाउसिंग सेगमेंट का है या अदर देन वेयर हाउसिंग सेगमेंट का है, उसमें कंप्लीट बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स हम आपके लिए मैप करके देते हैं। इतना ही नहीं, सब्सिडी प्लानिंग के साथ साथ आपको सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स, उसके साथ साथ सब्सिडी फाइलिंग्स, प्रोसेसिंग्स, उसमें भी आपको कंप्लीट हेल्प करते हैं। आज जो हम वेयर हाउसिंग टेंडर्स जो साइलोज का है इस पे पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं, और जो सेशन है हमारा तकरीबन 1 से सवा घंटे तक का चलने वाला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम कवर करेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि साइलो प्रोजेक्ट्स होते क्या है, साइलो प्रोजेक्ट्स की जो मॉडलिंग है वो हब एंड स्पोक मॉडल क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कि एसपीवी मॉडल क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको बीइंग ए टेंडर एप्लीकेंट्स आपको एसपीवी फॉर्म करनी होती है। तो एसपीवी होती क्या है, इसके साथ साथ क्योंकि ये लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कंसोर्टियम का कॉन्सेप्ट होता है, यानी 2 या 3 एप्लीकेंट मिलके भी इसके अंदर टेंडर फाइलिंग कर सकते हैं। तो कंसोर्टियम मॉडल क्या होगा उसके बारे में हम आपको आगे शेयर करेंगे। साथ साथ में क्योंकि ये बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं तो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटीज के पैरामीटर्स होते हैं, तो वो क्या हैं, यानी आपके पास फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के पैरामीटर्स अगर आप कंप्लाई विद कर रहे होंगे तभी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो वो पैरामीटर कौन कौन से हैं हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, यानी आपका कॉस्ट कितना इनकर्ड होगा अप्रोक्सीमेटली, और आपको कितना उसके बदले में जो रेंटल्स मिलेगा, जो आपको फाइनेंशियल्स बिड के थ्रू कोट करना होता है, उसकी जो रेवेन्यू मॉडलिंग है उसके ऊपर हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ शेयरिंग करेगी। इसके साथ साथ लैंड रिक्वायरमेंट्स कितनी रहेगी उस पैरामीटर पे भी आपसे डिस्कस करेंगे। पूरे जो सेशंस हैं तकरीबन जो है 40 मिनट्स का हमारा टेक्निकल सेशंस रहेगा। इसके बाद आपके लिए एक स्पेशल 10 से 20 मिनट का
एक क्वेश्चंस आंसर सेशंस भी हमने डिजाइन किया है। तो उसमें भी हम आपके साथ जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, हमने वैसे पूरा फोकस किया हुआ है कि आपके जो बेसिक क्वेश्चनिंग्स हैं वो वेबिनार के थ्रू आपको कवर हो जाएं। फिर भी स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे साथ 10 से 20 मिनट का जो टेक्निकल क्वेश्चंस आंसर सेशंस रहेगा, उसमें हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सॉल्यूशंस देंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाता है तो आफ्टर वेबिनार आप हमारे से 1-to-1 डिस्कशन करके अपना जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्यूरीज है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम पूरे प्रोजेक्ट्स में एज ए फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज इंश्योर करते हैं आपके लिए। यदि आप टेंडर भरना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं है, तो आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को चेकआउट करने के लिए हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। टेंडर फाइलिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप हमारी टीम की सर्विसेज ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्निकल सेशंस। आज के जो टेक्निकल सेशंस में हमारे साथ हमारी कंपनीज के दो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको पूरे टेंडर्स के बारे में जानकारी देंगे। पहले हमारे कंपनी के जो ऑनरेबल डायरेक्टर्स हैं श्री राजेश मेहता जी, वो आपको इस पे बहुत अच्छी डिटेल्स में जानकारी देंगे, क्योंकि हम 2008 से ही वेयर हाउसिंग सेक्टर पे काम कर रहे हैं। और रिसेंटली हमारे साथ अडानी ग्रुप, यूनिप्रो ग्रुप, एनसीएमएल, जिन्होंने ऑलरेडी साइलो प्रोजेक्ट्स में टेंडर्स फाइल किए और उनके साइलो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम उनके बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रहे हैं। तो उनके पास बहुत अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है जो आपको बड़ा हेल्पफुल करेगा। साथ में ही सीए विकास कपूर जी हैं जो इनके असिस्टेंट्स हैं, टेक्निकली टेंडर फाइलिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज है, तो वो भी आपको असिस्ट करेंगे। तो आई वेलकम टू मिस्टर सीए राजेश मेहता जी कि प्लीज आप अपना जो टेक्निकल सेशंस है वो स्टार्ट कीजिए, ताकि हम अपने वेबिनार के प्रोसेस को प्रोसीड कर पाए। सर आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी, राजेश जी? हाँ सर, प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं मेरा जो स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ, आप ठीक अपने है। हाँ, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि आप अपना जो है प्रेजेंटेशन चालू कर पाएंगे। प्लीज प्रोसीड सर। थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है केआईपी के अंतर्गत। हमारे साथ अभी हमारे ऑपरेशनल हेड से विकास कपूर जी भी हैं। तो विकास, एक बार आप स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि हम अपने सेशन को शुरू कर पाए। तो देखिए, ये जो टेंडर है आज का साइलो का जो निकला हुआ है, इसका हेड है डेवलपर फॉर डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट भी आपने करना है इस टेंडर में, डिजाइन भी आपने करना है, कंस्ट्रक्शन भी आपने करना है, फाइनेंसिंग भी आपने करानी है, प्रोक्योरमेंट भी आपने करनी है, इंजीनियरिंग भी आपने करनी है, इसको चलाना भी है। इसका पूरा अर्थ ये है कि जो एप्लीकेंट इस टेंडर को सबमिट करेगा, चाहे वो एक पार्टनरशिप फर्म हो चाहे वो कंपनी हो, उसको जमीन भी अपनी लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर बनाने के लिए पैसे भी अपने खर्च करने पड़ेंगे, और उसको बैंक से फाइनेंस भी अपना कराना पड़ेगा। करा के सारी प्रोसीजर करके एफसीआई को एक निश्चित समय के लिए रेंट पे देना है, चलाना है, उसके बदले उनको किराया मिलेगा। तो इस मॉडल को बोलते हैं डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट मॉडल। तो ये जो टेंडर निकलते हैं एफसीआई के, ये आप लोगों की जानकारी के लिए है कि इसमें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन और ऑपरेट मॉडल के ऊपर का टेंडर निकला है। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनकी आज हम चर्चा करेंगे कि क्या टेंडर है, इसको आप कैसे फाइल कर सकते हैं, और साइलो होता क्या है, वाई एक नॉर्मल वेयर हाउसिंग से हम साइलो पे आते हैं। तो देखिए, साइलो का मतलब समझिए। साइलो वेयर हाउस का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि जो नॉर्मल वेयर हाउस है उसके बदले की बजाय एक साइंटिफिक स्टोरेज, लाइक जैसे आपके घर के अंतर्गत गणक की टैंकी होती है, ऐसे स्टील के साइलो बनते हैं जहां पर खुले के अंतर्गत कनक है उसका या जो फूड ग्रेन आइटम्स हैं उनका एक स्टोर होता है। एक साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टोरेज है, जैसे आप पिक्चर में देखेंगे जो स्क्रीन शेयर हो रही है, ये एक जगह कम लेता है और उसमें सीधा कोई बैगेज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोई नॉर्मल वेयर हाउस देखें, जहां पुराने जमाने के जो क्लोज वेयर हाउस हुआ करते थे, उसमें प्रॉब्लम कहाँ हुआ करती थी कि कभी पानी किसी ने डाल दिया, एफसीआई के अंतर्गत वजन बढ़ गया, प्रत्येक गेहूं है पहले बोरी में पैक करो, बोरियां बोरियां लगा करती थी। साइलो एक स्टील का कवर्ड बॉडी है जिसके अंतर्गत खुले के अंतर्गत एक साइंटिफिक टेम्परेचर्स को फॉलो करके गेहूं का या बाकी सीमेंट का या काफी फूड आइटम्स का स्टोरेज किया जाता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है
जिसको आगे गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, एफसीआई भी इस नॉर्मल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है स्टोरेज की, और धीरे धीरे साइलोज पहले सिर्फ बड़े बड़े 2-4 नामी गिरामी कॉर्पोरेट्स, अडानी, एनसीएमएल के बस की चीज थी, पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अगर आप देखेंगे इससे पीछे वाले साइलो के अगर टेंडर्स का अगर आप स्टोरी देखें तो वहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अलावा किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत 26 प्रोजेक्ट्स के साइट्स के इकट्ठे टेंडर्स आपको अलोकेट करने थे। तो इस बार का जो मॉडल है उसमें जो प्रोजेक्ट साइज है काफी रिड्यूस हो गया है, उसकी तरफ हम जाएंगे, परंतु इससे पहले हम थोड़ा साइलो को समझते हैं कि साइलो 2 तरह के होंगे, एक हब साइलो कॉम्प्लेक्स और एक स्पोक साइलो कॉम्प्लेक्स। साइलो के अंतर्गत हब साइलो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जैसे हब साइलो वो साइलो है जहां एक कंटेनर डिपो होगा, मतलब इन जनरल पार्लेंस जो भी रेलवे साइडिंग के साथ जहां पर रेल का स्टोरेज है, स्पेशल लाइन बिछी हुई है जहां पर वहां से कहीं से भी साउथ से अगर गेहूं ने हरियाणा में आना है तो रेल साइडिंग के आराम से बड़ा कैरी ऑन किया जा सकता है। तो जहां रेल साइडिंग है वो सारा हब साइलो है, जहां पर रोड साइडिंग है वहां पर आपका स्पोक साइलो है। तो आपको 2 बातों को समझना बड़ा जरूरी है, हब साइलो क्या है, रोड साइलो क्या है। क्योंकि जब आप टेंडर फाइल करेंगे और टेंडर की डिटेल देखेंगे कि साइलो का टेंडर फाइल करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी लोकेशन पे कितनी क्वांटिटी का एफसीआई ने हब साइलो की डिमांड की है और कहां पर एफसीआई ने स्पोक साइलो की डिमांड की है। क्योंकि अगर हब साइलो का टेंडर आपने अप्लाई किया तो आपको जो लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि रेलवे साइडिंग के पास हो, ताकि वहां पर आप जो हब साइलो का कंस्ट्रक्ट कर पाए उस लैंड के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपको ये क्लैरिटी हो, हब साइलो एक रेल साइडिंग साइलो है और स्पोक साइलो आपका एक रोड साइडेड साइलो। इसके साथ साथ इस कंसेप्ट से हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अभी आपने साइलो के बारे में जानकारी ली, आपने जानकारी ली हब साइलो क्या है, रोड साइलो क्या है। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लैंड रिक्वायरमेंट्स को, विकास एक बार लैंड रिक्वायरमेंट्स को स्क्रीन पे शेयर करें कि अभी जो टेंडर निकले हैं ये जो कैपेसिटी के निकले हैं जिसमें लैंड की रिक्वायरमेंट क्या है। लैंड रिक्वायरमेंट का स्क्रीन शेयर आपके सामने है। देखिए अगर आप एफसीआई ने जो टेंडर निकाला है उसमें 25,000 MT का अगर आप एक साइलो का टेंडर सबमिट करेंगे तो आपको 4 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। इस पे भी हम बात करेंगे। 4 एकड़ लैंड आज आपके पास होनी जरूरी नहीं है। जब आप टेंडर फाइल करेंगे उसमें आपको लैंड को बाय करने के लिए एक टाइम दिया जाएगा, उसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। पहले समझिए कि अगर 25,000 MT की एक लोकेशन है जहां के लिए आप टेंडर अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर अगर हब साइलो के लिए 25,000 MT की लोकेशन मांगी गई है तो कंसेशन एग्रीमेंट में 15 एकड़ लैंड आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो जो आप अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का अनुमान लगाएंगे वो 15 एकड़ लैंड की कॉस्ट, इसके ऊपर का साइलो बनाने की कॉस्ट, उन सबको जोड़ के आप अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। फिर आप ये निकालेंगे कि क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, कितने समय के अंतर्गत आपको वहां से कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, उस विषय पे अभी हम आगे बात करेंगे। आप ये समझिए 25,000 MT के लिए 4 एकड़ चाहिए अगर स्पोक है। आप यहाँ देखेंगे हब का मतलब क्या हुआ, जो रेलवे साइडिंग के पास आपको साइलो बनना है। 4 एकड़ और 15 एकड़ 11 एकड़ एडिशनल लैंड चाहिए रेलवे के लिए, वहां 6 एकड़ चाहिए तो रेलवे के लिए फिर आपको 17 एकड़ चाहिए, 7 एकड़ चाहिए तो 18 एकड़ चाहिए, 8 एकड़ चाहिए तो 19 एकड़ चाहिए, 9 एकड़ चाहिए तो 20 एकड़ चाहिए, 15 एकड़ चाहिए तो 26 एकड़ चाहिए। मतलब 1.5 लाख MT का अगर आपको साइलो बनेगा हब साइलो तो 26 एकड़ लैंड की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कंसिडरेशन में आपको लैंड का अनुमान आ जाएगा कि जो लैंड है वो आपका क्या वर्जन है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मतलब यू शुड हैव टू आल्सो कंसिडर सर्टेन थिंग्स की साइलो की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आती है, व्हाट इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द साइलो। साइलो की कॉस्ट MT के हिसाब से जो ट्रेंड है एक अनुमान के अकॉर्डिंगली कि अगर आपका साइलो है, अगर आप हब साइलो वी आर कंस्ट्रक्टिंग टू गो फॉर द हब साइलो देन द कॉस्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली 12 to 13,000 per MT. In case you go to the tender open, existing tender has been open and the FCI has given the almost the cost parameter has in the tender document itself.
In case you go to the tender document, I am taking an example within a project open right now. This tender is open in 18 locations in 8 states throughout the India. In case we go with the what is in the highest and the lowest quantity, and in case we go with the lowest quantity demanded, and it's in the Uttarakhand, and the estimated project cost which has been calculated by the FCI, because FCI has calculated an approximation cost. In case you go to the tender document, then you will find a line where the FCI says that it is an estimated cost estimated by the FCI. FCI is not responsible in case your total cost exceed this estimated cost. It is a risk a bidder has to accept. The Uttarakhand, the estimated cost of the project is 57.9 crore, because it is very much important. Whatever the cost given by जितनी भी कॉस्ट आपकी आ रही है यहाँ पर 57 करोड़ की अगर अनुमानित कॉस्ट आ रही है, तो उसका आपको 25% नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए, जिसके विषय में हम बात करेंगे कि एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ अभी आपको इस सेमिनार के लास्ट में हम एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे जिसमें लोकेशंस हैं, वहां की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो एफसीआई ने डिटरमाइन की है वो क्या है, उसकी बिड सिक्योरिटी क्या है। अगर आप यहाँ हमने सिर्फ लोअर और हायर साइड के अंदर रखा है कि अगर एक उत्तराखंड का एग्जांपल आप अपनी साइट पे देखेंगे कि 57 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए बिड सिक्योरिटी जो मांगी जा रही है जो वो आ रही है 0.71 करोड़, मतलब 71 लाख रुपए। और जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बाद की चीज है, जब आपका टेंडर डॉक्यूमेंट आपको एलोकेट हो जाएगा तो उसके बाद परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आती है कंसेशनर एग्रीमेंट होने के बाद। जस्ट आप जानकारी में रखिए कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको अभी नहीं भरनी, अभी आपको ईएमडी भरना है, जो कि आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, या उसके अकॉर्डिंगली वहां पर आपको सेपरेट जो शीट है उसके अंतर्गत हम अलग से शेयर करेंगे। तो जो अभी साइट निकली हुई है 18 लोकेशंस पे साइट निकली हुई है, और प्रत्येक लोकेशन के ऊपर आपकी जो ईएमडी की डिटेल्स है एक सेपरेट शीट के अंतर्गत हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जो एक कॉस्ट आएगा किसी भी जगह का, हम एक पूरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक केस के अंतर्गत टोटल कॉस्ट क्या आएगा और उसको हम कैसे समझेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आपके करनाल की लोकेशंस का, करनाल के अंदर विकास मेरे साथ है। विकास, करनाल का हमारे पास जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का डॉक्यूमेंट आप मुझे बताएंगे, एक बार शीट पे शेयर करेंगे। जो करनाल के अंतर्गत जो पोजीशन लगे हुए हैं, अगर हम यहाँ देखें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है करनाल के अंतर्गत, ये इंफॉर्मेशन है, टोटल कैपेसिटी है करनाल के अंतर्गत। एक एग्जांपल से क्लियर होगा। हब लोकेशन करनाल है और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट करनाल है, इसमें 50,000 एमटी मांगा गया है। इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो एफसीआई कह रहा है वो आ रहा है 175.7 करोड़ का। तो जो बिड सिक्योरिटी की कैलकुलेशन आ रही है, जो ईएमडी की कैलकुलेशन आ रही है, वो 2 करोड़ 19 लाख रुपए की कैलकुलेशन आ रही है। ये एक आपको बैंक गारंटी के थ्रू देनी है। तो प्रत्येक आपको पहले एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। एक लोकेशन का साइलो नहीं मिलेगा, जो लोकेशंस उस प्रोजेक्ट में आ रही हैं उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस एक अलग से कंपनी बनेगी जिसके थ्रू टेंडर अप्लाई होगा। अब आप करनाल का एग्जांपल पूरा समझिए। करनाल के अंतर्गत एक करनाल आ रहा है, एक जूंडला आ रहा है। जूंडला के अंतर्गत 25,000 एमटी का स्पूक साइलो मांगा हुआ है। करनाल में हब साइलो मांगा हुआ है। निसिंग भी करनाल में आता है, उसमें 25,000 एमटी का एक स्पूक साइलो मांगा गया है। एक तरोरी है करनाल में जिसमें 25,000 एमटी का स्पूक साइलो मांगा गया है। इंद्री है जिसमें 25,000 एमटी का स्पूक साइलो मांगा गया है। टेंडर में 1,50,000 एमटी का टोटल कैपेसिटी डिमांडेड है और 175 करोड़ का टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है। मतलब अगर जो कंपनी, जो एप्लीकेंट फर्म 175.7 करोड़ के प्रोजेक्ट को टोटली टेंडर सबमिट होगा, इसी का एक सिंगल प्राइस कोट होगा, इसके लिए टोटल बैंक गारंटी 2 करोड़ 19 लाख की चाहिए होगी। और इसको अगर आज की डेट में एक एसपीवी नहीं बनानी, एसपीवी समझिए यहाँ टेंडर में लिखा हुआ है आपको स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ेगा अगर आपका टेंडर डॉक्यूमेंट निकल जाता है, उसमें भी हम बात करेंगे। अभी आपको जो मुख्य बात समझनी है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट में दी गई है और आपको पूरे प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा टेंडर लगाना है और उसकी एक ईएमडी आपको दी गई है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब टेंडर निकल जाएगा तब आपको देनी होगी। इसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।
आगे आपको पोजीशंस और क्लियर होंगी कि लास्ट टाइम के अंतर्गत कौन कौन से एप्लीकेंट्स आए थे और हमें इसकी एसपीवी कैसे बनानी है और नेटवर्थ क्या होती है, क्योंकि नेटवर्थ इस किसी भी टेंडर को इस साइलो के भरने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो समझिए कि पहले हम पिछली बार का एग्जांपल समझते हैं कि क्या हुआ था रिसेंटली। अभी 2022 में ये टेंडर निकला था साइलो का, ये हमने आपके लिए स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किया है। तो देखिए ये टेंडर का जब भी फाइनेंशियल बिड सबमिट होगी तो बीओ की कंपोनेंट होता है एक ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पे, तो वहां पर ये टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। लास्ट टाइम 7 कंपनियां उन्हें पार्टिसिपेट किया था। ये प्रोजेक्ट 1 था जिसके अंतर्गत यही प्रोजेक्ट था, देखिए डेवलपमेंट, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस का लास्ट ईयर का। इसके अंतर्गत 7 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था और जब L1 L2 बिडिंग हुई थी तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन 3,500 करोड़ का था जो कि अडानी लेके गया था और अडानी ने 1199 रुपए पर एमटी पर ईयर का रेट कोट किया था। देखिए कितना बड़ा मतलब कंपनी है, वो छोटा रेट कोट किया उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। तो कंपटीशन कम है क्योंकि प्रोजेक्ट साइज ज्यादा है, परंतु जो कंपटीशन है बड़ा टफ कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाएंगी, अब आ सकती हैं। पिछली बार तो 26 लोकेशंस इकट्ठी थी। प्रोजेक्ट साइज देखिए 3,500 करोड़, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट आया करते थे, काफी कंडीशंस थी। इस बार इन्होंने कंडीशंस काफी रिड्यूस कर दी। जो साइलो के लोकेशंस हैं उनको प्रोजेक्ट में 5 या 6 जो लोकेशंस हैं उनको मिला के एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इससे ये मंशा सरकार की भी जाहिर होती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बजाय छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स भी आए, छोटे छोटे जो एमएसएमई की फर्में हैं जो पहले वेयर हाउस में आप लोग काम कर रहे हैं वो भी आए, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है। इसलिए ऐसा रुझान है कि एक गुच्छे के अंतर्गत प्रोजेक्ट दिया जाए और उन लोगों को बढ़ावा दिया जाए। तो आपको ध्यान से समझना है। अब जो हम आगे बात करेंगे कि क्या इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बनेगी बाद में, परंतु आज की डेट में क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ के ऊपर हम आ रहे हैं कि जो बिडर नेटवर्थ के क्राइटेरिया को पूरा करेगा, एलिजिबिलिटी ऑफ बिडर, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट अहम भाग है इस टेंडर का। कि आप लोगों के लिए भी, आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं कि क्या आप एलिजिबल होंगे, अगर एलिजिबल होंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी ही सबसे बड़ी टिपिकल काम है कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप टेंडर सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टेक्निकली एलिजिबल होंगे तभी आपकी फाइनेंशियल बिड ओपन होगी। अगर आप टेक्निकल एलिजिबल नहीं है आपकी फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट पार्ट समझिए कि बिडर शैल हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 25% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट एट द क्लोज ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए इसका मतलब, अभी हम जो करनाल का एग्जांपल ले रहे थे, करनाल के अंतर्गत अगर 5 लोकेशंस हैं वो एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का अगर कोई भी एप्लीकेंट, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कंपनी है, आज की तारीख में चाहे वो कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम क्या होता है उसमें भी हम बताएंगे, पर चाहे वो कंसोर्टियम है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे वो पार्टनरशिप है, अगर जिस प्रोजेक्ट के लिए वो टेंडर लगाना चाहता है उस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट का 175 करोड़, 175 करोड़ का 1/4 अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए ये प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। मीन्स टू से कि आज 31 मार्च 2023 में नेटवर्थ होनी चाहिए। अब ये नेटवर्थ कैसे निकाली जाएगी, क्या नेटवर्थ का मतलब मार्केट वैल्यू है एसेट्स की? नहीं, क्योंकि यहाँ नेटवर्थ की बात कर रहा है कि आपकी बुक्स के अकॉर्डिंगली, आपकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली आपके पास पक्के की असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो आपकी बैलेंस शीट में 44 करोड़ की प्रॉपर्टी, असेट्स, प्लांट मशीनरी, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, और असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद नेटवर्थ निकलती है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी में डील करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत टोटल, आपकी एक कंपनी है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपका रियल एस्टेट का काम है और आपकी बैलेंस शीट में आपने जो रजिस्ट्री कराई थी अभी किसी भी प्रोजेक्ट की, लैंड की, उसकी टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू 50 करोड़ आ रही है, वो आपके पास एसेट्स है। परंतु उस 50 करोड़ की प्रॉपर्टी या हाउसिंग प्रोजेक्ट आपका खड़ा है आपकी कंपनी के नाम, उसके अगेंस्ट आपने 20 करोड़ का बैंक से लोन ले रखा है।
उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो आपकी जो कैपिटल आ रही है, या आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं 10 करोड़ के, तो आपकी 60 करोड़ माइनस 20 करोड़ माइनस 10 करोड़ आपकी नेटवर्थ 30 करोड़ होगी। तो आपको क्या होगा, कैसा होगा कि मान लीजिए आपकी नेटवर्थ, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप टेंडर सबमिट करने के लिए बैठे हैं, तो देखिए आप सब लोगों को आपस में मिल के एक कंसोर्टियम बना के एक रास्ता निकाला जा सकता है जिससे आप टेंडर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो हम इस नेटवर्क पे चर्चा करते हैं, साथ साथ हम बात पहले समझते हैं कि एक कंसोर्टियम क्या होता है। कंसोर्टियम जो वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रुप, कि जब हम एक अकेला व्यक्ति किसी एलिजिबिलिटी कंडीशन को, टेंडर को फुलफिल नहीं कर पाता, तो कुछ लोग मिलके अगर उस कंडीशंस को फुलफिल कर पाते हैं तो वो एक ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट करते हैं। ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट का मतलब ये है कि आज उनको एक एफसीआई ने परफॉर्मा दिया गया है, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बना रहे, वो कह रहे हैं कि हम मिल के ये बिड एग्रीमेंट सबमिट करेंगे और इस बंदे को लीडर बनाएंगे। ए बी सी 3 लोग हैं, उन्होंने मिलके इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर दिया कि जो ए कंपनी है उसकी नेटवर्थ थी 12 करोड़, बी कंपनी की थी 20 करोड़, सी कंपनी की थी मान लो 30 करोड़। तो इस एग्जाम्पल में जो हमने कंसिडर किया, तीनों की मिला के नेटवर्थ एक्सीड कर गई। करनाल के एग्जाम्पल में 45 करोड़, तो वो एलिजिबल हो गए। तो वो कैसे एलिजिबल हुए, जब ए बी सी ने मिलके एक ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट किया, उसका पूरा परफॉर्मा एफसीआई ने डिटरमाइन किया है। जब वो ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट करेंगे तो इसको बोला जाएगा उन्होंने एक कंसोर्टियम बना लिया। और ये जो एप्लीकेशन होगी कि क्या होगा, मान लीजिए जब वो ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट करेंगे तो डिटरमाइन तो होगा ना कि किसका हिस्सा क्या होगा। कल ये टेंडर निकल गया तो क्या होगा, तो एफसीआई ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में क्लियर कट लिखा है कि ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट के टाइम ज्वाइंट बिडर्स हैं, उनके रोल डिसाइडेड होंगे, प्लस उनका हिस्सा डिसाइडेड होगा। कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर में एक पार्टनर है उसकी 20 करोड़ की नेटवर्थ है, एक पार्टनर की 15 करोड़ की नेटवर्थ है, एक पार्टनर की 15 करोड़ की नेटवर्थ है। अच्छा, तो लाके टोटल तो आप बनाना शुरू कर दो, लगाना शुरू कर दो। 50 करोड़ की नेटवर्थ पार्टनर्स की तीनों की हो गई। उन्होंने मिलके कंसोर्टियम में टेंडर सबमिट कर दिया। हमें तीनों का टोटल शेयर इन ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। यहाँ 2 सवाल और आ रहे हैं कि कितने लोग मैक्सिमम ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट या कंसोर्टियम में शामिल हो सकते हैं। एफसीआई का टेंडर डॉक्यूमेंट क्लियर कट कहता है कि मैक्सिमम लोग तो 5 हो सकते हैं। आप बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बड़ा की इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, परंतु कि 3 लोगों जिनका 26% से ज्यादा हिस्सा होगा ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट में, केवल उनकी ही नेटवर्थ कंसिडर होगी टोटल प्रोजेक्ट की नेटवर्थ का क्राइटेरिया पूरा करने में। देखिए इस बात को दोबारा समझिए कि जब कहा गया है 26% का, विकासी उस चीज को हाईलाइट कीजिए कि 26%, देखिए 26% हिस्सा कम से कम जरूरी है अगर आप ये चाह रहे हैं कि उसकी नेटवर्थ काउंट हो। मैं आपको एग्जांपल दोबारा बताता हूं। एक व्यक्ति की नेटवर्थ है 20 करोड़, एक व्यक्ति की नेटवर्थ है 15 करोड़, दूसरे व्यक्ति की नेटवर्थ है 15 करोड़। टोटल नेटवर्थ आई एबीसी 20 करोड़ जमा नेटवर्थ मतलब असेट माइनस लायबिलिटी 20 करोड़ जमा 15 करोड़ जमा 15 करोड़ कितने हो गए 50 करोड़। फाइन। अब पहला जो 20 करोड़ है वो कहता है मैं हिस्सा मांगूंगा इसके अंतर्गत 70%। दूसरा कहता है कि मैं हिस्सा मांगूंगा इसके अंतर्गत 15%, कितना हो गया 85%। तीसरा वाला व्यक्ति जिसकी टर्नओवर आप नेटवर्थ आ रही है 15 करोड़ काउंट कर रही है, उस व्यक्ति को आप हिस्सा दे रहे हो 10%, 15% हिस्सा बच गया। अगर आपने उसको 15% हिस्सा दिया तो उसके 15 करोड़ नेटवर्थ में कैलकुलेट नहीं होंगे, आप टेंडर भर देंगे, आपका टेंडर ड्यू टू टेक्निकल रिजेक्शन में चला जाएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट बनाएंगे जब आप, तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि 3 लोगों की मैक्सिमम नेटवर्थ काउंट होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जिन 3 लोगों की काउंट होगी उनका कम से कम 26% हिस्सा उस ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट में होना चाहिए। मीन्स टू से कि 26 गुना 3 78, देखिए 26 चौके 104 होता है, 26 गुना 3 78 मतलब 26% के 3 पार्टनर, उनका 15 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 45 करोड़ करना है, जैसे कर लीजिए
किसी का 5 करोड़ है, उसको भी आपको 26% हिस्सा देना ही पड़ेगा अगर आपने उसके 5 करोड़ को टोटल प्रोजेक्ट की नेटवर्थ में शामिल करना है तो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 लोग हैं जो कि इस पूरे तामझाम को मैनेज करें। मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, परंतु आपकी खुद की नेटवर्थ नहीं है, पर आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, आपके अच्छे बड़े कॉन्ट्रैक्टर से लिंक हैं, या आपके कोई पारिवारिक रिश्तेदारी में कोई ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिनके पास पक्के की वर्थ है। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना हिस्सा 15% रख सकते हैं। मैक्सिमम अपना हिस्सा आप 78 को आप कर दीजिए, 100 में से 78 कम कर दीजिए, 22%। क्या आप अपना हिस्सा 22% रखें। ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट में आपकी नेटवर्थ काउंट नहीं होगी, आपका हिस्सा 22% रहेगा। बाकी 3 पार्टनर ऐसे ढूंढ लीजिए जिनकी को 26-26% देना पड़ेगा, उन तीनों का हिस्सा 78% रहेगा और टोटल 100 का जुगाड़ हो जाएगा। उन तीनों की नेटवर्थ के सर्टिफिकेट लाने पड़ेंगे, उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीटें लानी पड़ेंगी, जिससे मिला के 45 करोड़ बन जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैक्सिमम संख्या 5 की है। अब आप अकेले हैं, आप अगर अपने हिस्से में से किसी को 11% देना चाहते हैं, 5% देना चाहते हैं, उस 22% को कैसे आप बांट लो, उससे एफसीए को लिंक नहीं है, क्योंकि उस 22% जो है वो 26% से नीचे है और 22% वाले बंदों की नेटवर्थ टोटल बिडिंग एग्रीमेंट में टेक्निकल कैलकुलेशन के लिए ऐड या एलिजिबल नहीं होगी। फाइन, ये पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और पॉइंट है इसके अंदर जो देखने का है वो ये है कि जो लोगों की मेंबर्स की नेटवर्थ है 26% हम काउंट कर रहे हैं, जो टोटल प्रोजेक्ट में काउंट कर रहे हैं, जिनका हिस्सा 26% है, वो ऐसा अगले 2 साल तक अपना हिस्सा उसमें से विड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नेटवर्थ का। इसके अंतर्गत कैलकुलेशन का कंसोर्टियम के अंदर बिडिंग एग्रीमेंट के लिए एक और छोटी सी चीज है, परंतु बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट टाइम डाली गई है। लास्ट टाइम के जो टेंडर डॉक्यूमेंट थे, आरएफपी था लास्ट टाइम का, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल था, उसके अंतर्गत ये पार्ट शामिल नहीं किया गया था। दैट इज ए न्यू थिंग और आप में से काफी लोग इस बारे में शायद अवेयर नहीं हो सकते। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। दैट इज कॉल्ड AIF, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। क्या होता है विकास, AIF का थोड़ा सा शेयर करेंगे कंसेप्चुअल, ताकि हम हमारे ऑडियंस को बता पाए कि AIF क्या होता है। AIF की नेटवर्थ भी काउंट हो सकती है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है समझिए, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसमें ये लिखा गया है कि आप पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन में कहा गया है कि बिडर की नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, उसके बाद लिखा हुआ है OR और कि एक AIF हुआ है वो भी एलिजिबल हो सकता है। पहले आप कॉमन सेंस में समझिए AIF होता क्या है। AIF एक ऐसी कंपनी होती है जो कि सेबी के पास, हमारे यहाँ जितनी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समझिएगा बात को ध्यान से, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसी कंपनी है जो बनेगी तो MCA से, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर से, परंतु उसका AIF का सर्टिफिकेट है वो उसको सेबी देगा। उसके लिए सेबी की सर्टेन फीस होती है, 5 लाख 6 लाख सर्टेन फीस होती है। वो करती क्या कंपनी, देखिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आपके पास मान लीजिए 10 लोग हैं जो 2-2 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। हमारे पास काफी क्यूरीज आ रही हैं कि लोग कहते हैं भाई एक कंसोर्टियम बनाना है, हम 10 लोग मिल जाते हैं, 2-2 करोड़ रुपए लगा देंगे, लो जी 40 करोड़ इकट्ठे करा लो, 20 करोड़ बना लो। सर आप ऐसा कर सकते थे और भविष्य में कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, पर उन सबको करने के लिए पहले आपको AIF बनाना पड़ेगा, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाना पड़ेगा। मतलब एक कंपनी बनानी पड़ेगी जो सेबी की पहले कंपनी बनेगी, उसके बाद वो सेबी के पास रजिस्टर्ड होगी, उसके सर्टेन डॉक्यूमेंट और कंडीशंस होंगी कि वो सेबी का रजिस्ट्रेशन होता है उसका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का, जिसमें लिखा होगा कि ये कंपनी इतना, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनसे इतने पैसे इस प्रोजेक्ट में लेगी। वो कंपनी पैसे इकट्ठा करेगी, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी, उस पूरी डिटेल हमें सेबी को देनी पड़ेगी। सेबी रजिस्टर्ड करेगी उन डिटेलों को, उसका एक ऑडिट होगा, उसका एक सर्टिफिकेट सेशन ऑडिटर से बनेगा। अगर उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे उस ACI, मतलब उसके पास जो अवेलेबल कैपिटल है, जो उसने 2-2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे उस कंपनी के नाम, उसके पैसे के सेबी के हमने फाइल किए, सेबी ने सर्टिफाई कर दिया एवरीथिंग इज ओके, तो एक सर्टिफिकेट इशू होगा। अगर वो सर्टिफिकेट है आपके पास है और उस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से रजिस्ट्रेशंस हैं, तो आप 45 करोड़ का अगर AIF में आपका नेटवर्थ आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं AIF के थ्रू।
पर समझिए बात को, यहाँ पर इसने लिखा है लास्ट लाइन में कि अवेलेबल कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट हो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। मान लीजिए आप साइलो में काम करना चाहते हैं, साइलो में काम आप इस तरीके से करना चाहते हैं कि नहीं इस बार अगर प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए तो कम से कम अगली बार तो प्रोजेक्ट में हिस्सा बन जाए, तो बेस्ट रहेगा कि आप एक अपने सर्कल को इकट्ठा कर दीजिए। सबसे पहले एक कंपनी बनाइए, फिर आप उसे एएफ में रजिस्टर्ड कीजिए। हमारी सेपरेट कंसल्टेंसी है इसके लिए, उसमें आपको आफ्टर वेबिनार हम और डिटेल में बता देंगे कि कैसे आप एएफ में रजिस्टर कर सकते हैं। पर ये सब रजिस्ट्रेशन और एएफ आपके पास 31/3 से पहले होना चाहिए, आज की डेट में नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम एक क्लैरिफिकेशन भी प्री बिड कॉन्फ्रेंस है अभी एफसीआई का इस टेंडर पे, उसमें हम सीख करेंगे और आप सब लोगों के साथ हमारी टीम शेयर कर देगी, क्योंकि एएफ पहली बार कंसेप्ट आया है, इस पे काफी सारी क्यूरीज आ रही हैं और एफसीआई अभी उम्मीद है इस टेंडर डॉक्यूमेंट में एएफ के कंसेप्ट के ऊपर क्लैरिफिकेशन लेके आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए एएफ एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो सेबी के पास रजिस्टर्ड अगर है तो आप इसके थ्रू माध्यम भी अपना 25% एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं तो टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए एक चीज और होगी कि आपको जो साइट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट, विकास स्लाइड देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स की जो साइट्स हैं वो आपको जितनी लोकेशंस हैं, हम करनाल का एग्जांपल ले रहे हैं, करनाल में हमें 5 साइट्स थी हमारी, उन 5 साइट को आपको जब लेटर ऑफ अवार्ड मिल गया तो उसके अंतर्गत उसकी जमीन जो आपने देखनी है, जो जमीन के हमने क्राइटेरिया देखे थे कि उस प्रोजेक्ट में हब के लिए कितनी जमीन चाहिए और टोटल जमीन कितनी चाहिए, उसकी 80% लोकेशंस हमें 270 दिन का टाइम मिलेगा जब कंसेशन एग्रीमेंट साइन होगा। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका L1 है मोटा मोटा, तो आपको मतलब लेटर ऑफ अवार्ड मिल गया, उसके बाद आपका कंसेशन एग्रीमेंट होता है, जो आपका कंसोर्टियम है उसकी एसपीवी बन गई, उसका एफसीआई से साइन होगा, उसके अंदर 270 दिनों में आपको लैंड आइडेंटिफाई करके देनी है कि 80% लोकेशन पे, मान लीजिए 5 लोकेशन के लिए आपने टेंडर फाइल किया था, कम से कम 4 लोकेशन की लैंड है वो आपकी आइडेंटिफाइड हो जाए और वो टोटल आइडेंटिफिकेशन वाली लैंड है आपको मतलब एफसीआई को बतानी है कि हमने ये लैंड है यहाँ पर अरेंज कर ली है इस प्रोजेक्ट में। मतलब आपको मोटा मोटा मतलब 9 मंथ्स का टाइम है मिलता है पूरा प्रॉपर वैसे लैंड के बयाने वगैरह देके अपने नाम रजिस्ट्रेशन कराने के अंतर्गत। तो ये आपको मतलब लैंड के परचेज करने का टाइम या पट्टे पे लेने का टाइम, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉन्ग लीज का पट्टा होना चाहिए तो उसके लिए टाइम मिलता है। ऐसे ही जब आपका टेंडर निकल जाएगा तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कंसेशन एग्रीमेंट के साइन होने के 30 डेज के अंतर्गत आपको देनी पड़ेगी। ये मतलब क्लैरिटी से इसके अंतर्गत लिखा हुआ है और दोनों के अंतर्गत आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगी जो हमने टेबल बनाई हुई है उसकी रूप में बीजी के रूप में देनी पड़ेगी और बिड सिक्योरिटी भी बीजी के रूप में देनी पड़ेगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं वो देखिए कि अभी इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 4 मई 2023 को निकाले हैं। लास्ट डेट अगर जो क्यूरीज हमें और सबमिट कर रहे हैं 25 मई 2023 तक, जो क्यूरीज हैं अगर आपकी भी कुछ क्यूरीज हैं तो आप हमारी टीम को शेयर करेंगे। प्री बिड कॉन्फ्रेंस एफसीआई ने रखी है 29 मई 2023 की 11 बजे की और इन सब की क्यूरीज है एक्सपेक्टेड है 5 जून 2023 तक रिप्लाई आ जाए और बिड के लास्ट सबमिट डेट है 21 जून 2023। देखिए इसके अंतर्गत जो पिछला सीन रहा है कि काफी बार 2 बार पिछली बार जब साइलो के टेंडर निकले थे तो कम से कम 1-2 बार एक्सटेंशन आया था, तो हम कहेंगे नहीं, परंतु इस बार कुछ ऐसा एक्सटेंशन हो सकता है क्योंकि एएफ का नया क्राइटेरिया डाला गया है। तो आप लोगों की अगर कोई भी क्यूरी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में है तो प्री बिड कॉन्फ्रेंस से हम आपको क्लियर कराएंगे और आपको अपडेट रखेंगे कि क्या क्या क्यूरीज है। इसके अंतर्गत थोड़ा सा भी और आगे चलेंगे कि आपको अगर टेंडर डॉक्यूमेंट भरना है तो 11,800 रुपये आपको कॉस्ट ऑफ बिड है जो कि आपको साथ में सबमिट करनी पड़ेगी, परंतु इस बिड की अंतर्गत कुछ एग्जम्पशंस हैं वो आपको मिल सकती हैं, वो आपको विकास सर बताएंगे इस विषय के अंतर्गत। और ये बिड होगी आपको बिड सबमिट करने के बाद ऑनलाइन 3 दिन के अंतर्गत आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होगा वो 387 मंथ का होगा, मतलब 32 साल 3 महीने तक आपको गारंटेड रेंट मिलेगा प्लस वेरिएबल रेंट मिलेगा। तो सीए विकास कपूर मेरे साथ हैं जो आपको रेंटल कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और स्टोरेज चार्जेस कैसे मिलेंगे उसके विषय के अंतर्गत फर्दर गाइड करेंगे। विकास, हाँ आप प्लीज कंटिन्यू करो स्टोरेज चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस पे प्लीज। Hello everyone.
राजेश सर ने बड़े अच्छे से समझाया हमें एफसीआई के बारे में, जो उनसे टेंडर निकले हैं। और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रिवेन्यू मॉडल। तो रिवेन्यू मॉडल जो एफसीआई ने डिसाइड किया है वो रेंट 3 पार्ट में देगा: फिक्स स्टोरेज चार्जेस, वेरिएबल स्टोरेज चार्जेस एंड हैंडलिंग चार्जेस। और जीएसटी अगर इसके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको अलग से एफसीआई प्रोवाइड करेगा। फिक्स स्टोरेज चार्जेस के बारे में बात करूँ, जो सा हम टेंडर डालेंगे उसमें जो रेट हम डालेंगे और उसमें से जो FL1 हमारा डिसाइड होएगा, जो सा जिसका रेट सबसे कम होगा वो आपके फिक्स स्टोरेज चार्जेस आपको हर मंथ एफसीआई प्रोवाइड करेगा। और इसमें एक कंडीशन ये है इसके साथ साथ कि जो से आपके स्टोरेज चार्जेस है वो आपको 100% सेम नहीं मिलेंगे पूरे 32 ईयर्स में। वो आपका हर साल आपका फिक्स स्टोरेज चार्जेस में से बेस रेट जो सा आपका फर्स्ट ईयर का आपका बेस रेट माना जाता है, उसके बाद हर साल ये 2% कम होते रहेंगे। और एग्जांपल के लिए जैसे पहले आपके चार्जेस थे, मान लो कि आपने टेंडर डाला 100 रुपये पर एमटी पर, और फर्स्ट ईयर आपको 100 रुपये पर एमटी पर पूरा रेंट मिलेगा फिक्स स्टोरेज चार्जेस में, और उसके बाद ये 98 रुपीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, फ्रॉम सेकेंड ईयर से। और उससे अगले साल तीसरे साल ये 96 रुपये 4 पैसे हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये रेंट कम होता रहेगा। बट इसमें एक एस्केलेशन क्लोज है एफसीआई का कि जो सा हमारा WPI या CPI होता है उसके बेस पे जो जनवरी 2023 का मान लो हमारा बेस रेट है, और हर साल जो सा CPI बढ़ेगा हमारा या WPI बढ़ेगा, हर जन में जो भी बढ़ेगा उसके बेस पे हमारा ये एस्केलेशन प्राइस हमें इंक्रीज होकर मिलेगा। और जो से हमारे वेरिएबल चार्जेस डिसाइड किए है एफसीआई ने वो है 0.758 पर क्विंटल पर मंथ का। और ये जितना आपका पूरे मंथ में हमारे स्टोरेज रहेगी गोडाउन में, कि मान लो आपका 1.5 लाख MT का गोडाउन है, तो उसके बाद साइलो में शुरू में माल डाला 1.5 लाख, फिर अगले दिनों कुछ निकल गया या आ गया, पर मंथ की पर डे की कैलकुलेशन होगी इसमें 0.78 पर क्विंटल पर मंथ ऑन एवरेज बेसिस चलेगा आपका। और इसके बाद थर्ड पार्ट जो सा हमारा है वो है हैंडलिंग चार्जेस। हैंडलिंग चार्जेस का रेट अलग अलग डिसाइड किया है एफसीआई ने, कि जो सा हमारा बैग हमारा इन है उसका मान लो कि 4.23 है, और जो से हमारा कंटेनर है उसका पर कंटेनर का 1000 का रेट डिसाइड किया है। इस पे इसका सारा शेड्यूल जो सा उन्होंने शेड्यूल 1 में दे रखा है, और उसके बेस पे हमारा ये रेंट डिसाइड होएगा। रेंट जो सा आपको मिलेगा पर मंथ मिलेगा। तो अभी जितेंद्र सर आपको आगे सेशन के बारे में गाइड करें। थैंक यू विकास। आर यू ऑडिबल टू मी मुस्कान? यस सर। Okay, great thanks Rajesh ji, great thanks Vikas ji for sharing the valuable information to our participants on the FCI silo tender specifically. तो great thanks। अब मैं जो जितने participants हैं उनको भी invite करना चाहूँगा। अभी हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा, आई होप आप सभी ने बड़े अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन जो अभी हमारे साथ शेयर की हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने, कि हब मॉडल क्या होता है, स्पोक मॉडल क्या होता है, कंसोर्टियम SPV के कॉन्सेप्ट क्या है, लैंड रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फिक्स स्टोरेज रेंटल है, रेवेन्यू मॉडल्स क्या हैं, सभी पे अच्छे से इंफॉर्मेशन शेयर की हैं। अभी अगर आपके एंड से कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमारा टेक्निकल क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी आप अपना माइक अनम्यूट करके बड़े आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट हमारा 10 से 20 मिनट का सेशन रहेगा, ताकि हम आपको ऑन द स्पॉट शेयर कर पाएं। तो प्लीज अगर किसी भी ऑडियंस में हमारे किसी भी पार्टिसिपेट का कोई क्वेश्चंस है, मुस्कान प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए और उनका क्वेश्चंस लीजिए। वेलकम सर, पूछिए प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, नाम बताएं सर। मुकेश अग्रवाल भोपाल से। मुकेश अग्रवाल जी भोपाल से, वेलकम सर वेलकम। पूछिए सर प्लीज। इसमें कोई रिवर्स बिडिंग का क्लॉज है क्या? रिवर्स बिडिंग, हेलो हाँ जी सर बोलिए। सर देखिए, दो चीजें की बिड होती है। रिवर्स बिड का टेंडर नहीं है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP का टेंडर है सर ये। अच्छा सर देखिए, ये रिवर्स बिडिंग के टेंडर टोटली वो बेसिकली डिफरेंट लाइन से डिजाइन होते हैं।
अगर आप इसका RFP पढ़ेंगे, पूरा RFP डॉक्यूमेंट है, ई प्रोक्योरमेंट की साइट पे पूरा दिया हुआ है, उसमें उसका पूरा मॉडल होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मतलब इट्स नॉट लाइक सिंपल हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मॉडल भी नहीं है, इट इज रिक्वेस्ट फॉर, मतलब RFP बोलते हैं इसे। तो इसमें रिवर्स बिडिंग का कोई, हाँ उन्होंने एक चीज रखा हुआ है जो रिवर्स बिडिंग में मैं आपको क्लैरिफाई करूं, जब आप निटिगिटीज में जाएंगे, कि अगर ऐसा केस हो गया कि L1 के अंतर्गत L1 जो बंदा है वो बाद में क्विट हो गया, तो FCI है वो कुछ कर सकती है कि जो L2 है L3 है उनको भी मौका दे सकती है, सब्जेक्ट टू XYZ कंडीशन की, भैया आपने रेट भरा था 1400, L1 था 1200, और अब आप बता दो क्या आप दोबारा कोई रेट कोट करना चाहते हो? ठीक है कि हमारा L1 वाला बंदा तो क्विट कर रहा है किसी और रीजन से, या L1 ने गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की थी, इसलिए L1 को हमारे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली नहीं जाते, यहाँ तक है। ऐसा नहीं है कि उल्टे ऑर्डर के अंतर्गत, क्योंकि रिवर्स बिडिंग टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है, तो इनका सिस्टम बन रहा है। तो जो टेंडर है वो RFP का है, सिर्फ इतना है कि वो आपके साथ एक स्टेज के बाद अगर L2 है उनका L1 नहीं चल रहा, नेगोशिएशन कर सकते हैं, वो बस इतना सा समझिए इसके अंतर्गत। फाइन, ठीक है, ठीक है। ग्रेट थैंक्स सर, ग्रेट थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चंस? जी हेलो, नमस्कार जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ राजीव बताइए जी वेलकम सर, वेलकम राजीव जी, पूछिए सर। सर ये अभी तक जो टेंडर्स आए हैं उसमें अप्रोक्सीमेट क्या मतलब ROI आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है या आई होगी, कुछ वर्कआउट किया है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए उसके लिए हमारा एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। अभी इसके ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा सा, आपने क्वेश्चंस रेज किया तो आपको बताऊंगा, दो चीजें हैं इसमें ROI में। एक तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आएगी, फाइन, जो FCI ने दे दी, पर FCI की कॉस्ट तो FCI की है। आप अगर किसी भी इंडिविजुअल, आप कॉन्ट्रैक्टर लाइन में है, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में है, आपका रूटीन काम है कंस्ट्रक्शन का है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आपकी कॉस्ट में और जो आम आदमी की कॉस्ट में 10% का डिफरेंस हो सकता है रीजनेबली बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। पहली चीज तो ये देखिए, आपका हम ये निकालते हैं इसमें स्पेसिफिक एक BEP कैलकुलेशन होती है, ब्रेक इवन पॉइंट की, कई चीजें मैटर करती हैं इसके अंतर्गत, कि आपका L1 क्या आता है। L1 अगर आपने, अभी हमने आपके साथ एक शीट शेयर की थी कि लास्ट टाइम के टेंडर जो निकले थे अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए पर MT, मतलब जो रेट मिला अडानी को, उनका L1 था। फाइन, अब आप जब निकालेंगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कि मान लीजिए आपने जितनी कैपेसिटी के लिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कितनी कैपेसिटी के लिए आपने अप्लाई किया, जिस कैपेसिटी के लिए आपने अप्लाई किया, 1 लाख MT की कैपेसिटी के लिए मान लीजिए आपने अप्लाई किया, राइट, 1 लाख MT की कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो आपने रेट कोट किया, वो एनुअल कोट करना पड़ेगा। मान लो 1200 रुपए पर MT आपने रेट कोट किया, तो ये जो टोटल आपको रेंटल आएगा साल का आएगा। अब इसके अंतर्गत हम आपसे पैसे खुद के या कहीं से आप लोगे, इंटरेस्ट पे लोगे। अगर मोटा मोटा हम बात करेंगे, 32 साल का पीरियड है, मोटा मोटा 15 से 20 सालों के अंदर BEP आ जाता है, अगर आपको एक रेट सही सही मिल रहा है। मतलब अगर मैं एक वो लमसम में बात करूं, क्योंकि क्वांटिटी का काम है, कई सारे फैक्टर का काम है, कि लैंड आपकी जो लोकेशंस है, आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, लैंड जिस लोकेशन में, मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, करनाल की लोकेशन लीजिए, मान लीजिए 5 जगह है करनाल में आपकी लैंड पड़ी है, या आपका करनाल में प्रॉपर्टी का काम है, आपके पास जहाँ रेल साइडिंग जगह है वहां पर लैंड है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पास ऑलरेडी लैंड है और वो फिट है, तो देखिए लैंड की कॉस्ट एक बहुत बच गई, तो आपकी BEP हिल सकता है। मतलब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको जस्ट एक प्लान मिशन भी सेटअप करनी है और मतलब एक्सपेक्टेड रेंट लेना है, क्योंकि लैंड की कॉस्टिंग टोटल कॉस्टिंग के अंतर्गत आ रही है, तो ये आपकी BEP को हिला देंगे। तो इसलिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, इसमें हमारी टीम की बिजनेस डेवलपमेंट बताएगी, जिसमें हम पूरे 35 साल का 32 सालों का आपको कॉस्ट पैरामीटर्स का फाइनेंशियल एनालिसिस करके आपका BEP निकाल के देते हैं, कि आपके अनुसार क्या क्या चीजें हैं, और मतलब आपको कॉस्ट पड़ेगी, लैंड आपके स्टेट में ले लेंगे, हम आपको अनुमान देंगे कि हाँ जी ये टोटल कॉस्ट अभी तक जिन लोगों ने बनाया साइलो ये आई है, आप ना वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद हम BEP कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर कस्टमाइज बेसिस के ऊपर। बताए नॉर्मल पार्लेंस अगर बनाया है सर, देखिए ये फर्स्ट टाइम है, एक अडानी की कॉस्टिंग का और आप एक MSME की कॉस्टिंग में फर्क तो आएगा सर, क्योंकि अडानी अगर बना रहा है साइलो, वो
पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50 लोकेशन पे बना रहा है, होलसेल में परचेज कर रहा है, तो वहाँ बिग डिस्काउंट्स लेते हैं। कुछ जगह उनको फायदा होता है, कई जगह नुकसान भी होता है, क्योंकि उनको ऊपर काम कराने की कुछ कॉस्टें ज्यादा होती हैं। तो एमएसएमई में फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज निकल के आएगी 6 की लोगों की क्या आती है। बाकी सब अनुमान है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमारा वो प्रोडक्ट जितेंद्र सर बता देंगे, हम आपके लिए एग्जैक्टली कैलकुलेट कर देंगे एज पर परफॉर्मा फाइनेंशियल्स की क्या आपका बीईपी आएगी। ठीक है थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर, बड़े अच्छे से एलिब्रेट्स किया आपने। सर तो मेरा राजीव जी, इन केस अगर आपको अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंसली एक सब्जेक्ट होता है, इन केस अगर कोई भी पार्टिसिपेट अगर अपना कोई फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक कराना चाहता है और आरओई डिटरमाइन करना चाहता है, तो आप हमारी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का एक प्रोडक्ट होता है, आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, ताकि आपको रेट डिसाइड करने में, कॉस्ट पैरामीटर डिसाइड करने में बड़ी हेल्प मिलती है। तो एनी अदर क्वेश्चन सर फ्रॉम एनी हाँ अदर जी, हाँ पार्टिसिपेंट? जी। मेरे को एक पूछना था, इसमें गेन एफसीआई को देना पड़ता है क्या? सर देखिए, गेन आप मॉइस्चर के गेन की बात कर रहे हैं। जी सर देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो आपका इनकम नहीं है ओन पेपर्स, मतलब जो अभी इन्होंने जो बात लिखी गई है कि आप डिजाइन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, माल होगा उनका होगा। जी मतलब क्लियर कट लैंग्वेज अगर देखेंगे ना, बॉर्डर लाइन पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप डिजाइन करेंगे, ऑपरेट करेंगे। इसका जनरली क्या होता है, ये टर्म्स हैं आपकी, जब कंसेशनर एग्रीमेंट ड्राफ्ट होगा ना, जो हम जी बात करें कंसेशनर एग्रीमेंट की, कंसेशनर एग्रीमेंट कम से कम 200 से 250 पेजों का एक एग्रीमेंट है। हम उसके अंतर्गत इसके बारे में हर सिचुएशन के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो जैसे ही अगर आप हमारे से थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हम आपको लास्ट टाइम के कंसेशन एग्रीमेंट की कॉपी दे देंगे। उसके अंतर्गत पूरा प्रोसीजर डिटरमाइन किया हुआ है कि किस तरह से आप ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन का प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या लायबिलिटीज आपके ऊपर होंगी और क्या प्रोसीजर पैरामीटर रहेगा। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप इस बारे में और भी जानना चाहते हैं डिटेल में, कि आप कंसेशनर एग्रीमेंट की जो कॉपी है, जो लास्ट ईयर की कॉपी पड़ी है हमारे पास, लास्ट टाइम जो टेंडर सबमिट हुए थे, वो आप जिसे टच में रहिएगा, वो आपको कि लास्ट ईयर की कॉपी दे देंगे, वो बेटर आप उसको पढ़िएगा, उसमें आपको एक एक बात का उत्तर मिल जाएगा सर प्लीज। तो सर जैसे सर ने बताया कि जैसे हमारा बिड 100 रुपए टन है, मान के चलो हमने जीत लिया, तो हाँ जी, ये कैपेसिटी पे मिलेगा कि जितना माल रखा है उस पे मिलेगा? हाँ ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने रेज किया। सर देखिए, अभी विकास जी ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया था, जो बहुत गहरा पॉइंट है, और शायद ये एक बार आपने समझा हो, मैं दोबारा इसको समझाता हूँ। देखिए, इन्होंने एफसीआई समझदार हो गया। आज से पहले, काफी पहले, ये जब टेंडर निकाले थे इन्होंने, हम 2008 से काम कर रहे हैं इस लाइन में, तब एक फिक्स रेंटल, मतलब फिक्स रेंटल हुआ करता था। अब इन्होंने उसमें क्लॉज लेके आ गए, ये डिप्लीशन का क्लॉज। देखिए, अब इन्होंने आपकी रेंटल इनकम को 2 भागों में बांट दिया। एक तो वेरिएबल रेंटल, जो अभी सर ने बताया आपको, एक फिक्स रेंटल, और फिक्स रेंटल भी एक फॉर्मूला बना दिया, उससे 2% कम होता जाएगा। जो आपने कोट करना है वो वेरिएबल रेंटल पे कोट नहीं करना, वो आपने फिक्स रेंटल पर ईयर पे कोट करना है। मतलब जो बिडिंग प्रोसेस होगी उसमें आप वेरिएबल पार्ट तो सर माल नहीं होगा, तो आपको जो फिक्स वेरिएबल पार्ट है, वो फिक्स पार्ट है, वो मिलेगा। मान लीजिए आपका 100 रुपए किराया है, उसमें डिप्लीशन करते करते 5वें साल में वो मतलब 2% फॉर्मूला है उसका, कम होकर वो 94 रुपए रह गया, तो एफसीआई ने माल नहीं लगाया, जो आपका प्रश्न है, तो 94 रुपए मिलेंगे। जो वेरिएबल चार्जेज है कि बैग लगाए आपने वहां पर, तो बैग हैंडलिंग चार्जेज मिलेगा, उससे 94 से ज्यादा हो जाएगा। बैग लगे ही नहीं, मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो वो चार्जेस नहीं मिले। ओके फाइन। थैंक यू सर। एनी अदर पार्टिसिपेट्स, क्योंकि टाइम का हमारे पास कांस्टेंट है। सर गुड मॉर्निंग, मैं सुधीर बोल रहा हूँ सर। फाइनेंशियल सर। पैटर्न क्या रहेगा? अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ सर जी गुड सर, मॉर्निंग, दिस इज सुधीर फ्रॉम हैदराबाद। सुधीर जी वेलकम। फॉर वेलकम। टेंडरिंग पर्पस FCI आस्किंग ओनली नेट वर्थ ओनली ना, नो अदर पैरामीटर्स? सर थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। No, for tendering purpose, bidder has to satisfy only net worth criteria. That's it. I नो नो think नो, so. देयर इज अनदर क्राइटेरिया, हमने उस पर फोकस नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि समय कंस्ट्रेंट्स है। अदर क्राइटेरिया क्या है
कि आपके पास ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। Yes, अब ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जैसे ही आपका टेंडर निकल जाता है तो आप 5 साल के लिए उस पर्सन के साथ, कंपनी के साथ टाई अप कर लेंगे जिनको ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। मतलब वो Yes, sir. पैरामीटर, मतलब हम ये कहते हैं कि बिजनेस प्रैक्टिस में मतलब वायबल है कि आपके पास नहीं है, आपका टेंडर निकल गया तो कोई भी कंपनी यहाँ पे आपके साथ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, किसी भी मतलब साइलो का जिसने बनाया उस कंपनी के बंदे को रख लो, वो सब वर्केबल है। मतलब ऐसा कोई हर्डल नहीं है उनमें कि अगर आपको जिसके बिना इन्होंने कोई मांगी वो चीजें, इससे पहले हुआ करते थे टेक्निकल टर्नओवर के क्राइटेरिया, वो डिलीट हो चुके हैं। आज से 2 साल पहले जब आए थे, 1.5 साल पहले ही वो क्राइटेरिया साइलो के अंदर डिलीट हो गया। अभी जो टेंडर निकला हुआ है, मेजर क्राइटेरिया इज विद रिस्पेक्ट टू द नेटवर्थ। Yes, sir. My next question is that only class 2.2.4 on page 22, they are asking O&M experience. Could you repeat, sir? Hello? No, that page, class 2.2.4 on page 22, they are asking O&M experience, क्या? operation and maintenance experience. या ये टेंडर से पहले अभी चाहिए, नहीं तो बाद में चाहिए। फॉर्मल एग्रीमेंट सबमिटेड प्रियर टू सीओडी कमर्शियल ऑपरेशन, मतलब टेंडर डालने के लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्सपीरियंस अभी जरूरत नहीं है ना? ओनली नहीं सर, नेटवर्क। इन्होंने लिखा है, आप उसको पढ़ेंगे ध्यान से कि अगर नहीं है, आगे लाइन लिखा है इन्होंने, ठीक है, तो आप अपना वो टाई अप कर लीजिएगा, आगे की लाइन पढ़ेंगे ना। मतलब एज ऑन डेट इट इज नॉट एन मैंडेटरी कि आपके पास नहीं है, परंतु अगर आप मतलब लेकिन टेंडर के सबमिशन के लिए जरूरत नहीं है ना? टेंडर टाइम के सबमिशन के टाइम जब टेंडर डालते हैं हाँ तब जी, हाँ जी। जरूरत, हाँ तब जरूरत नहीं है ना ये? नहीं तब जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा, टेंडर निकल गया तो उसमें लिखा हुआ है बात में। मतलब सक्सेसफुल हो सो बात कर सकते हैं ना? हाँ जी, अभी हाँ तो जी, कर सकते हैं, कर अभी सकते तो हैं। नहीं है। नहीं। चलिए चलिए, थैंक्स सुधीर जी फॉर योर क्वेश्चंस। एनी अदर क्वेश्चंस? हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स का टाइम और रिमेन्स है। अगर कोई पार्टिसिपेट का कोई और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर। अच्छा, इसमें सर फाइनेंसिंग पैटर्न क्या हो सकता है, मतलब वेरी गुड बैंक क्वेश्चन द्वारा? अगेन, बहुत अच्छा थोड़ा सवाल नाम पूछा नाम आपने। बताएंगे सर, आप कहाँ से बात करें? मैं राजीव बोल रहा हूँ दिल्ली से। राजीव जी, हाँ। हाँ राजीव जी, देखिए फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल स्वाभाविक है। अगर आप जाएंगे, देखिए इसमें आपको जानकारी होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो 15 साल से ऊपर का टर्म लोन नहीं दे सकते। अब चैलेंज क्या आता है कि मान लीजिए आपका टेंडर निकल गया और मान लीजिए मोया मोया 2.5-3 साल आपके बनाने बुनने में लग गए, तो 32 साल में से मोटे मोटे 30 साल आपके पास हैं। जब आपको 30 साल है, 29 साल है, गारंटेड रेंटल आएगा। और नेचुरली ये पैसा तो आपको पहले चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले बनेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। जब बैंक के पास प्रपोजल होगी तो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे आर कमिंग विद नाउ बिगर टर्म्स, 15 साल के बजाय 20 साल का, 25 साल का। और कुछ जो बैंक सैंक्शन कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स में, और वो करेंगे क्योंकि पहले तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे, उनके पास अपनी इंटरनल फंडिंग एजेंसीज हैं, या डिफरेंट टाइप के टाई अप्स हो जाते हैं, या प्रपोजल्स डिवाइड हो जाती है, या रीफाइनेंसिंग हो जाती है। तो बैंकर भी अब ये पहली बार होगा जब एमएसएमई या कुछ 6 के साइलो का एक प्रोजेक्ट आएगा। इससे पहले जो आए हैं बहुत बड़े बड़े आए हैं, 3000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, 100, 150, 200 करोड़ एक छोटा अमाउंट हो जाता है। तो अभी बैंकर्स की लॉबी में भी चर्चा चल रही है, एंड हम लोग भी बैंकर के साथ टच में हैं। होपफुली कोई ना कोई इसका बैंकर कोई ना कोई प्रोडक्ट बना देगा। पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो अग्रेसिव है। इट मे पॉसिबल कि वो कुछ ऑप्शन करके रीफाइनेंसिंग का दे दें। वी आर वेरी पॉजिटिव क्योंकि बैंक हैज आल्सो टू द बिजनेस, modalities are working, but definitely this is a thing we need to talk with a banker ahead. तो अगर आप टेंडर फाइल कर रहे हैं तो अगर किसी बैंकर से आप क्लोजली एसोसिएटेड हैं तो, और पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो आप ये सवाल जरूर पूछिए कि देखिए आपका बैंकर आपके लिए क्या फेवर करता है और क्या प्रोडक्ट ऑप्शन देता है। बाकी जैसे ही कोई भी हमारे पास फर्दर अपडेट आता है ऑफिशियली कि इस बैंकर ने अपनी टेन्योर बढ़ा दी, अनऑफिशियली जैसे कुछ फॉरेन बैंक्स हैं वो 20 साल भी किसी केस में किया है, तो अभी एमएसएमई के केस में करना, मतलब जिस बंदे की वर्थ 4,000 10,000 करोड़ है उसके लिए बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल आ जाते हैं सर। अब एमएसएमई आएंगे, छोटे कस्टमर आएगा, 150 200 करोड़ 500 करोड़ वाला कस्टमर आएगा ज्यादा टेंडर के टाइम, उनको टेंडर एलोकेट होंगे, तो बैंकर भी अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि देखिए एक इंडस्ट्री है उसमें वी आर वेरी एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन जरूर आएगा इस चीज का। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी अभी प्लीज। तक जो बिडर्स सक्सेसफुल हुए हैं सभी लैंड प्रोक्यूर करे क्या? थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। Sir, all the bidders so far now who has got the tenders, all they procured the land, required land?
or any hindrance is there? सर देखिए, अगर आपको थोड़ा सा साइलो के स्टोरी पता हो पीछे की, तो उसमें ऐसा भी हुआ है कि जो 26 प्रोजेक्ट निकले या 15 प्रोजेक्ट निकले, अगर आप गूगल भी करें, उसके अंतर्गत से काफी प्रोजेक्टों में साइटें लैंड ना अवेलेबल होने की वजह से डिले भी हुई। वही अगर आप पिछले स्टोरी देखिए, दो ऑप्शन है, हम लैंड बाय कर सकते हैं या लॉन्ग लीज पे ले सकते हैं, जितनी उसकी लीज है उससे ज्यादा 35 साल 40 साल का आप पट्टानामा ले सकते हैं, वो दैट में भी वर्केबल, या आप लैंड परचेज कर सकते हैं। अब अच्छा आपका सर, जो एक क्वेश्चन है कि जिन्होंने लैंड परचेज किया है कैसा सीन हुआ है, तो देखिए इसमें दोनों चीजें रहेंगी कि आप चूंकि 5-5 6-6 हैं, अब जो सीन आएगा छोटे बड़े लोगों ने मोस्टली, जैसे एनसीएमएल अडानी की बात करें जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लैंड अपने नाम से, कंपनी है बड़ी कंपनी है वो परचेज ही करती हैं। हाँ, छोटा कस्टमर है वो जो आएगा उन कंपनियों के कंपैरेटिवली एमएसएमई आएगा, उनमें से काफी लोग कैन गो फॉर, अगर एग्रीकल्चरिस्ट है कोई, उनकी वो लैंड पड़ी है, उनके साथ आप टाई अप में जा सकते हैं अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, रिस्क को डिवाइड करने के लिए। तो ऐसा किया जा सकता है कि आप लीज पे ले लें। फाइन, बड़ी कंपनीज परचेज करती हैं, छोटे लोग आएंगे कंपैरेटिवली, मतलब एक स्मॉल साइज का कॉर्पोरेट आएगा तो लीजिंग होगी, लीजिंग एक्सेप्टेबल है सर। फाइन अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, डेट इक्विटी रेशियो क्या मान के चले? सर देखिए, डेट इक्विटी रेशियो बैंकर का क्वेश्चन है। देखिए, दो चीजें अलग अलग होती हैं। डेट इक्विटी रेशियो के साथ साथ एक लिक्विडिटी रेशियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकर को इस टाइप का प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जहां पर 30 साल के लिए गारंटीड रेंट आ रहा हो। देखिए, बैंकर एक फंडिंग करता है, टर्म लोन, इतने रिस्क होते हैं, यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एफसीआई मतलब कर रही है, तो ये सारी चीजें बैंकर को अगर प्रोजेक्ट करना है तो सब ऊपर ऊपर एजीएम लेवल है, डीजीएम लेवल है। देखिए, अगर आपका प्रोजेक्ट है टोटल कितने साइज का है, आपका प्रोजेक्ट मान लो बैंक के पास 50 करोड़ की फंडिंग के लिए जा रहे हैं, आपका 175 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब 175 करोड़ में मान लो आप मतलब 185% फंडिंग में मान के चलता हूँ, एक बार 150 करोड़ की फंडिंग के लिए जा रहे हैं, किसकी पावर की है फंडिंग की, वो कमेटी में जाएगा बैंक की, वो सब चाहे, मतलब अगर बैंकिंग एंगल से पूछ रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो, तो आप मोटा मोटा मानिए चलिए कि अभी जो कैनरा बैंक ने प्रपोजल की है एक दो, मतलब उसमें 15% तक मार्जिन कर गए। अब अगर हम डेट इक्विटी इसमें माने तो 85% बैंक फाइनेंस दे देगा, हमें उम्मीद है, और 15% आप अपने इक्विटी मान के चलिए। अच्छा, आपसे डायरेक्ट बात करनी हो तो कैसे, आपका नंबर वगैरह? सर वो जितेंद्र जी हैं, आपको एक बार और कॉन्टेक्ट सर, करा देंगे, अगर तो कोई बस भी मीटिंग के लिए क्वेश्चंस निकले हैं हैं। आप लोगों के, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम 1 to 1 आपको सब्जेक्ट के ऊपर जो है सारा डिटेल्स में शेयर कर देंगे। ठीक है सर, एनी क्वेश्चन, शुड वी क्लोज? ग्रेट थैंक्स फॉर ऑल पार्टिसिपेट्स। बहुत ही आप लोगों ने प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया, आप सभी का धन्यवाद। केआईपी में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। अगर ठीक है आपका सर, टेंडर नमस्कार। से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।